देखिए आज जो अपनी शैली चलेगी, आज की जो चित्र शैली है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ ली। टॉपिक अपना चल रहा है राजस्थान की चित्र शैली। राजस्थान की चित्र शैली, और चित्र शैली में एक तो पढ़ ली मारवाड़, एक हमने पढ़ ली मेवाड़, दो पढ़ ली हैं। राजस्थानी चित्रकला का जो वर्गीकरण किया गया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, वो कितने भागों में किया था? 4 भागों। 4 भागों में से हमने कितने पढ़ लिए? 2 पढ़ लिए। अब अपने पास 2 भाग बचे हुए हैं, एक तो बचा हुआ है ढूंढाड़ शैली और दूसरा बचा हुआ है हाड़ौती शैली। तो ढूंढाड़ और हाड़ौती दोनों को अपन को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ढूंढाड़ शैली की। एक तो ये जो भक्त है, सभी से निवेदन है, श्रद्धालुओं से निवेदन है कि ये कैमरा चल रहा है, मुझे जबरदस्ती इसको रोकना पड़ेगा, 4 बात आपको बतानी पड़ेंगी, कथा प्रसंग शुरू करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि अपने आप में खुद ही ठीक ठाक हो जाए तो बढ़िया रहेगा। राजस्थान की चित्र शैलियों में तीसरे नंबर की जो हम लेते हैं पार्ट, वो लेते हैं ढूंढाड़ शैली। हमने 2 पढ़ी है, एक तो पढ़ी है मारवाड़, एक हमने पढ़ी है मेवाड़। ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत जो शैलियां आती थी उन उपशैलियों के मैंने नाम आपको बता रखे हैं, लेकिन फिर एक बार दोबारा से लिख देता हूं। पहला जो पार्ट आता है वो आता है जयपुर। कौन सा आएगा? जयपुर। अब कुछ किताबें जयपुर को अलग कर देती है और आमेर को अलग कर देती हैं, लेकिन जयपुर या आमेर ये दोनों है तो एक ही, ये ध्यान रखना है। जयपुर के बाद हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना अलवर। अलवर के बाद हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर जो पढ़ेंगे बूंदी, सॉरी, तीसरे नंबर पर जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है शेखावटी। शेखावटी। और चौथे नंबर पर जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है आपको उनियारा। उनियारा। तो इस ढूंढाड़ शैली के 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट का नाम है जयपुर, दूसरे का नाम है अलवर, तीसरे का नाम है शेखावटी, चौथे का नाम है उनियारा। 4 खंडों में बटी हुई है कौन सी शैली? ढूंढाड़ शैली। अब एक एक करके सबका नंबर लेते हैं। हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे, आज हम जो पहली शैली पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जयपुर शैली। कौन सी है? जयपुर शैली या आमेर शैली। जयपुर या आमेर, जयपुर या आमेर शैली पढ़ेंगे। देखो एक चीज तो ये समझनी है, मैंने कल भी आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि जयपुर राजस्थान में, जयपुर में जो राज रहा था, आमेर में जो राज रहा था, वो एक वंश का रहा था। उस वंश का नाम था कछवाहा वंश। और राजस्थान में सबसे पहले अगर मुगलों की किसी ने अधीनता स्वीकार करी थी तो वो कौन से राजवंश ने करी थी? कछवाहा वंश ने करी थी। कौन से ने करी थी? कछवाहा वंश ने। तो कछवाहा वंश मुगलों के अधीन हो गया था। जब मुगलों के अधीन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के अधीन जो आ गया, तो उनको किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं रहेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा और जो बात बताई थी, इनसे संबंधित मुख्य बात यह है कि ये जो शैली है, जयपुर शैली की बात कर रहे हैं। पर्सनल कौन सी शैली की बात कर रहे हैं? जयपुर की। जयपुर की बात करें तो एक आदमी है, इसका जो प्रारंभ माना जाता है, जयपुर शैली का जो प्रारंभ है वो माना जाता है सवाई जयसिंह के समय। सवाई जयसिंह एक आदमी है जिसका नाम है सवाई जयसिंह, इसके समय इसका आरंभ माना जाता है। लेकिन कई बार क्या लिख देता है वो? आमेर लिख देता है। मैं वो भी आपको साथ साथ बता रहा हूं। अगर जयपुर नाम ना देवे, आपको आमेर दे दे, तो आमेर का प्रारंभ हो गया था मानसिंह प्रथम के समय। मानसिंह प्रथम के समय, मानसिंह फर्स्ट लिख दिया इधर। आमेर शैली का प्रारंभ जो हुआ था मानसिंह के समय हुआ था, विकास भी हुआ है मानसिंह के समय हुआ है। ज्यादा आमेर शैली में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, लेकिन जयपुर के अंदर पढ़ने को हमको बहुत सारी चीजें मिलती है। जयपुर शैली का प्रारंभ जो माना गया है, एक राजा हुआ था कछवाहा वंश के, जिनका नाम था सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह के समय इसका क्या मान लिया? प्रारंभ। इसके अलावा अगर बात करें इसका स्वर्ण काल, जयपुर शैली का स्वर्ण काल, तो इस शैली का जो स्वर्ण काल माना गया है, एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह के समय इस शैली का क्या माना गया है? स्वर्ण काल माना गया है। प्रताप सिंह नाम का एक आदमी हुआ था, उसके समय इस शैली का क्या माना गया है? स्वर्ण काल माना गया है। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर और देखा जाए कि प्रताप सिंह के समय स्वर्ण काल क्यों माना गया है, प्रताप सिंह के दरबारी कवि एक हुआ करते थे जिनका नाम था साहिब राम। साहिब राम।
और साहिब राम नाम के आदमी ने इस शैली के अंतर्गत सबसे पहले राजस्थान में एक चित्रों का आरंभ किया था, जो चित्र थे आदम कद। अब प्रश्न यह पूछा जाए कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में सर्वप्रथम आदम कद चित्र बनाए गए, तो आपको बताना है जयपुर। कौन सी आएगी? जयपुर। सबसे पहले आदम कद जो चित्र बनाए गए थे वो किसमें बनाए गए थे? जयपुर में। आदम कद चित्र पहली बार जो बनाया था उस चित्रकार का नाम क्या था? साहिब राम। क्या नाम था? साहिब राम ने बनाया था। अब बात यह कि साहब साहिब राम ने जो चित्र बनाया था वो किसका चित्र था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। तो याद रखना है कि राजस्थान का पहला आदमकद चित्र जो बना था वो किसका बना था? ईश्वरी सिंह का। बनाने वाले का नाम क्या था? साहिब राम। किसके काल में बना था? प्रताप सिंह के काल में। किसके काल में बना? प्रताप सिंह के काल में बना था। इतना आपको याद रखना है। प्रताप सिंह के समय साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाया। और आदमकद का मतलब होता है सिर से लेकर पैर तक। मतलब इससे पहले के जो चित्र बने थे, प्रताप सिंह के शासनकाल से पहले राजस्थान में जितने भी चित्र बने थे वो सारे चित्र संपूर्ण नहीं हुआ करते थे, पासपोर्ट साइज के होते थे। यानी कि फुल फोटो पहली बार बनाने वाले व्यक्ति का नाम है साहिब राम, शासक का नाम है प्रताप सिंह, जिसकी बनी थी उसका नाम है ईश्वरी सिंह। इसीलिए प्रताप सिंह के शासनकाल को चित्रकला का, जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। अब और कौन से चित्र हुए थे? जयपुर चित्र शैली में जो चित्र बनाए गए थे, जो विषय इसके प्रमुख रहे थे, वो कौन कौन से थे? एक तो थे झब्बेदार पगड़ियां। झब्बेदार पगड़ियां, झब्बेदार पगड़ियां थी। दूसरी अगर बात करें तो लटकते झुमके, लटकते हुए झुमके। अब झुमके तो आपको पता ही है कहां पहने जाएंगे। हाँ, ज्यादा ज्ञानी हो तो और भी पहन सके कहीं भी। झब्बेदार पगड़ियां, लटकते हुए झुमके। अगर इसके अलावा और पूछा जाए तो हाथियों की लड़ाइयों के चित्र। किसकी लड़ाइयों के? हाथियों की लड़ाइयों के चित्र। याद रखना है, हाथियों की लड़ाइयों के चित्र। हाथियों की लड़ाइयों के चित्र ये भी आपको कहां देखने को मिलेंगे? जयपुर में। कहां मिलेंगे? जयपुर में। अब इनके अलावा साहब भित्ति चित्र भी बनाए गए थे। बिल्कुल बनाए गए थे। देखो चित्र, भित्ति चित्र तो लगभग सभी जगह बनेंगे, लेकिन कुछ जगह प्रसिद्धि होगी। जैसे शेखावटी हम पढ़ेंगे तो शेखावटी पर्सनल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध होगा। अगर हम पढ़ेंगे बूंदी की तो बूंदी में भी भित्ति चित्र बने थे। उम्मेद सिंह का राजा हुआ था बूंदी का, जिसने चित्रशाला बनवाई थी, जिसे चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। तो वो भी भित्ति चित्र थे, लेकिन वहां की प्रसिद्ध नहीं है, वो तो चित्रशाला ही प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र जब भी पूछे जाए तो आपको शेखावटी के करने हैं। प्रसिद्ध कहां का आएगा? शेखावटी का। तो नॉर्मल जो चित्र रहेंगे वो तो सभी जगह बनेंगे। हाथियों की लड़ाइयों के चित्र यहाँ के विशेष चित्र हैं। अब साहब ये क्यों बने थे? इसका बनने का रीजन क्या है? आपको पता है राजस्थान में अगर बात करें सबसे ज्यादा हाथियों की, तो राजस्थान में सर्वाधिक हाथी एक गांव है आमेर में। और आमेर का जो गांव है उस गांव का नाम है कुंडा गांव। कौन सा गांव है? कुंडा। कुंडा गांव में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? हाथी। क्या पाए जाते हैं? हाथी। चित्रकार हमेशा चित्रों को उनको ही बनाएगा जैसा वो देखेगा। अब यहाँ के चित्रकार यहाँ रहेंगे और यहाँ ज्यादा मात्रा में हाथी रहते हैं, तो वो किसको देखेंगे? हाथियों को देखेंगे। तो हाथियों के चित्र बनाएंगे। जिस जगह पर जो ज्यादा पाई जाएगी, ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, उसी के चित्र उस जगह पर सर्वाधिक बनाए जाएंगे। लड़ाइयों के चित्र क्यों बनाए थे साहब? हाथियों के सामान्य चित्र भी तो बन सकते थे। आमेर में प्रचलन था हाथियों को लड़ाने का। और आदमी, ऐसे मैंने बताया था, उठपटांग काम तब करता है जब आदमी फ्री होता है। इनके पास कोई युद्धों का, बाह्य आक्रमणों का इतना प्रकोप रहा नहीं। बीच में मराठाओं का हस्तक्षेप रहा, उससे थोड़े दिन परेशान रहे, बाकी किसी प्रकार का कोई इनके ऊपर आक्रमण नहीं है। अब जब आदमी के पास आक्रमण नहीं है, आदमी को लड़ने के लिए कोई युद्ध नहीं है, और कोई राजा है, धन है उसके पास, तो मनोरंजन का साधन आज तो बहुत सारी चीजें हैं। आज तो इंसान मनोरंजन करने के लिए मोबाइल ही काफी है। अगर एक दिन सुबह से शाम तक आदमी को मोबाइल से दूर रखा जाए तो लगभग ये मान लो 30%, 30% उसका जो शरीर का हिस्सा है वो बीमार हो जाता है। दिमाग घूम तो रहेगा। मोबाइल इतनी बुरी बीमारी होगी। अब ये कोरोना चल रहा है, टाइफाइड है, मलेरिया, हैजा है, बुखार है, खांसी जुकाम है, ये बीमारी है ना, ये मोबाइल भी बीमारी है। आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करना, जो आदमी एंड्रॉइड मोबाइल चलाता है और ये सोशल मीडिया पर जो आदमी एक्टिव एक बार हो जाता है, वो आदमी इसको छोड़ नहीं सकता है। मैं ऐसे ऐसे नमूने देखता हूं फेसबुक पे जो हर तीसरे दिन कहते हैं अलविदा फेसबुक, और 1.5 घंटा बाद ऑनलाइन पावे वही। ऐसे मिलते हैं सब जगह।
दोस्तों सभी को नमस्कार। एक साल के लिए फेसबुक बंद है, आधी घंटे बाद वही फेसबुक पे मिलेगा दोबारा से। वो नहीं छोड़ सकते। सोशल मीडिया की लत बहुत बुरी है, एक बार जब आदमी को लग गई तो लगी गई। और हम ज्यादातर प्रयोग भी इन्हीं चीजों का करते हैं। अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो हम काम की चीज नहीं देखेंगे, कभी कोई मतलब ही नहीं है। बस एक ही काम है, कुछ आना जाना नहीं है। फेसबुक निकाला, इंस्टा निकाला और बस उसको नीचे ऐसे करते रहेंगे। उसका छोर आने वाला नहीं है, उसका अंत आएगा नहीं। चाहे 12 घंटे तक कर लीजिए आप, न्यूज फीड पर चलती रहेंगी, पोस्ट बहुत सारी आएंगी, देखते रहिए बस। और हम रुकेंगे नहीं साहब, चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहानी यह है, शाम को अगर आदमी सोता है, मोबाइल को रख करके सोया है, तो सुबह जैसे उसकी आंख खुलेगी ना, पूछो मत आप, उसकी जो एक्टिविटी होगी बड़ी खतरनाक होगी। पहले पहले हाथ ही मोबाइल पर जाएगा सीधा, और डाटा ऑन होगा, और डाटा ऑन होते ही सीधा व्हाट्सएप ऑन होगा। मतलब इतनी उत्सुकता के साथ देखता है जैसे उसके आईएस संगठन से संपर्क हो और रात को कोई विशेष मैसेज आया हो सोने के बाद में। कमाल के आदमी। और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष की बात है, लगभग दुनिया कवर हो चुकी है इससे। अब तुम्हारी तो बात ही अलग है, मोबाइल जिसके पास है ही नहीं वो तो देखेगा कहां से। और ऐसा नहीं है कि सब एंड्रॉइड मोबाइल ही लत है, कीपैड वाला भी लत है, इसमें भी मिल जाते हैं। पहले कीपैड के मोबाइल मिलते थे, कीपैड के मोबाइल में अंदर गेम आते थे, सांप का खेल आता था, सांप का। भाई साहब वह सांप का खेल 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 के सुकून महसूस कर लेवा, मतलब बहुत बड़ा प्लेयर बन जावा, लेनो दोनों कुछ ना है। पर कहानियां कुछ ऐसी थी। तो खैर छोड़ो, अब इधर ध्यान दीजिए। तो ये क्या, हाथियों की जो लड़ाई होती थी आमेर में, जयपुर में, ये एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था। ना तो उस टाइम कोई मोबाइल चला था, ना कोई और साधन था, इसलिए मनोरंजन किससे किया करते थे? पशु पक्षियों के साथ में ये अपना टाइम पास किया करते थे। अब टाइम पास उनको देखने से थोड़ी होगा, दोनों को भिड़ाइए आपस में, फिर वाह वाह करेंगे, ये जीत गया, और जोर लगा, थोड़ा जोर लगा, चिल्लाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। एक लड़ाई, पक्षियों की लड़ाई अलग मिलेगी, ये तो पशुओं की है। हाथी पक्षी है, पशु है? जब तो ठीक है। हाँ सुन लीजिए, हाथियों की अगर लड़ाइयों की बात करें तो हाथियों की लड़ाई तो यहां मिलेगी, लेकिन पक्षियों की लड़ाई मिलेगी। पक्षियों की बात आएगी तो सीधा बूंदी जाना है, यहां नहीं रुकना है। सर्वाधिक पक्षियों के चित्रण, पक्षियों की लड़ाइयों के चित्रण, तो सीधा आपको कहां जाना है? बूंदी। और नॉर्मल आपको सिंपल तरीके से हाथी दिए जाए तो कहां रुकना है? जयपुर या आमेर, जयपुर या आमेर। मैंने आपको बताया ये ढूंढाड़ की उपशैली है। किसकी उपशैली है? ढूंढाड़ की। इसका नाम जयपुर या आमेर है। कुछ किताब वाले, कुछ गुरुजन, कुछ लेखक साहब आमेर को और जयपुर को दोनों को अलग कर देते हैं। अब मैंने आपको सम्मिलित रूप भी बता दिया, अलग भी बता दिया। इसके शासनकाल की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। आमेर का पर्सनल पूछा जाए तो प्रारंभ हुआ था मानसिंह फर्स्ट के समय। सीधा सीधा जयपुर दिया जाए तो प्रारंभ हुआ था सवाई जयसिंह के समय। स्वर्णकाल पूछा जाए तो प्रताप सिंह का नाम आएगा। प्रताप सिंह के समय आदमकद चित्रों का आरंभ हुआ था। आदमकद का मतलब सर से लेकर पैर तक के चित्र बनना राजस्थान में शुरू हो गए थे। पहला जो चित्र बना था वो एक आदमी का बना था। आदमी का नाम क्या था? ईश्वरी सिंह। जयपुर संग्रहालय में आज भी रखा हुआ है ईश्वरी सिंह का चित्र, भाला लिए हुए आदम का चित्र है। इस चित्र को बनाया था साहिब राम ने। इसके अलावा और साहब यहाँ क्या बने थे? यहाँ जब्बेदार पगड़ियां। जब्बेदार पगड़ियां मतलब जानते हो? पगड़ियां कई प्रकार की होती हैं। एक तो सिंपल तरीके से, एक ऐसे बढ़ती जाती है, उसमें रेखाएं ऐसी होती हैं, एक साइड में खिंचती जाती है ऊपर की ओर। अरे जान गो फेटा तो हमें खोपड़ी का ज्यादा ही है। बात यह है कि झब्बेदार पगड़ियां, लटकते हुए झुमके, हाथियों की लड़ाइयों के चित्र जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको कौन सा करना है? जयपुर। कौन सा करना है? जयपुर। जयपुर करना है। इसके अलावा साहब यहां और क्या बात है? एक रंग देख लेना, रंग। जयपुर शैली में आपको पता है रंगों का जो प्रयोग होगा, मैंने आपको बताया था। एक तो गेरुआ रंग आएगा। कौन सा आएगा? गेरुआ। एक कौन सा आएगा? हरा। कौन सा आएगा? हरा रंग आएगा। हरा रंग क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है कि मुगलों को सर्वाधिक पसंद रंग जो होता था वो हरा होता था। और मुगलों के संपर्क में सर्वाधिक रहे थे तो कौन रहे थे? जयपुर के कछुआ रहे थे। तो जैसे रिश्तेदार रहन सहन में चलेंगे वैसे उनके दूसरे रिश्तेदार चलेंगे। मुगल इनके रिश्तेदार हुआ करते थे। गेरुआ रंग इनको अच्छा पसंद था। जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था, इसलिए उस रंग का प्रयोग होगा।
मुगलों से संपर्क होने के कारण हरे रंग का प्रयोग होगा। तो याद रखना है, एक तो रंग आएगा जिसका नाम है गेरुआ, क्या नाम आएगा, और दूसरा रंग कौन सा आएगा, हरा। कौन सा आएगा, हरा। गेरुआ रंग और हरा रंग का प्रयोग हुआ है जो किस शैली में हुआ है, जयपुर में। किस में हुआ है, जयपुर में हुआ है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, दोबारा फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। शैली का नाम क्या है, जयपुर या आमेर, जयपुर या आमेर। सिंपल प्रश्न पूछा जाए कि आमेर शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ, तो नाम बताना है मानसिंह प्रथम। या फिर आमेर आपको नादेर आपको दे दे जयपुर शैली का आरंभ, तो आपको बताना है सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। अगर आपसे पूछे कि जयपुर शैली का स्वर्ण काल, तो बताना है प्रताप सिंह। किसके समय हुआ, प्रताप सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रताप सिंह के समय एक दरबारी चित्रकार जिनका नाम क्या था, साहिब राम, क्या नाम था, साहिब राम ने एक चित्र बनाया था जो राजस्थान का प्रथम चित्र था, राजस्थान का प्रथम, यानी कि राजस्थान का पहला चित्र, राजस्थान का प्रथम कैसा चित्र था, प्रथम आदमकद। कैसा था, आदमकद। आदमकद जो चित्र बना था किस व्यक्ति का बना था, बनाने वाले का नाम क्या था। अगर पूछे झब्बेदार पगड़ियां, लटकते झुमके, हाथियों की लड़ाइयों के चित्र, किस चित्र शैली की विशेषता है, किसकी है, आमेर शैली की, जयपुर शैली की। अगर दोनों में से जयपुर आए तो आपको जयपुर ही करना है, किसकी है, जयपुर की। तो ये तो बात थी इसकी। अपना ढूंढार शैली चल रही है। इसके अलावा चित्रकारों के नाम भी आप याद रखना, साहिब राम के अलावा मनोहर है, कृपा है, 2-3-4 नाम एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। दूसरे नंबर की जो शैली आती है उस शैली का नाम है अलवर। और अब तो भाई साहब कान खोल के सुनना ही पड़ेगा, ध्यान रखियो, बात अपने ऊपर ही आ गई। अब तो शैली को नाम कहीं है, अलवर से। अलवर शैली की बात करें तो यहां पर 2 नाम मिलेंगे आपको, इधर ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति है जिसका नाम है बख्तावर सिंह, क्या नाम है, यानी कि मूल रूप से प्रारंभ, मूल रूप से प्रारंभ, मूल रूप से जो प्रारंभ माना जाता है आदमी का नाम है बख्तावर। तो बख्तावर के समय माना जाता है, इतना याद रखना है। बख्तावर सिंह अलवर का ही है। अगर पूछा जाए कि सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित रूप में अगर इसका प्रारंभ पूछा जाए तो फिर आपको एक आदमी का नाम याद रखना है जिसका नाम है प्रताप सिंह। इसके काल में भी आरंभ माना जाता है। किताबें दोनों को लिख देती है, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, बख्तावर सिंह और दूसरा कौन है, प्रताप सिंह। कौन है, प्रताप सिंह। अब अगर पूछा जाए स्वर्ण काल, अरे रुको विनय सिंह भी आ रहे, प्रारंभ ना हो, स्वर्ण काल है वह काल। अगर पूछा जाए कि अलवर शैली का स्वर्ण काल रहा था और वो काल रहेगा एक आदमी जिसका नाम है विनय सिंह। मैंने आपको तीनों बातें बता दी हैं। पहली बार यह शैली आरंभ हुई थी बख्तावर सिंह के समय, लेकिन कुछ दिन तक चल करके अपनी गति को फिर इसने विराम दिया, रुक जाती है, चलती नहीं है, निरंतर नहीं रहती है। इसके बाद एक राजा होता है अलवर का जिसका नाम है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह इसको पुनः चालू कर देता है और प्रताप सिंह के समय यह नियोजित तरीके से लगातार निरंतर चलने लग गई है। तो किताबें आरंभ काल दोनों को लिख देती हैं, बख्तावर भी लिख देती हैं, प्रताप भी लिख देती हैं। मैंने आपको बता दिया सबसे पहले जो आरंभ हुआ है बख्तावर के समय हुआ है, दूसरी बार जो आरंभ हुआ है तो प्रताप सिंह के समय हुआ है। और स्वर्ण काल पूछा जाए तो नाम क्या आएगा, विनय सिंह। क्या नाम आएगा, विनय सिंह का नाम आएगा। ये भी आपको 3 नाम याद रखने हैं। अब इस शैली की बात क्या है, देखो अलवर शैली की एक मुख्य विशेषता रही है, इस शैली पर जो प्रभाव पड़ा है, कौन कौन सी शैलियों पर पड़ा है। हम बचपन से खराब नहीं हुआ करते थे, हमने दूसरों को देख देख करके अपने अंदर बहुत सारी बुराइयां पैदा कर ली है। भारतीय लोग, भारतीय संस्कृति पहले से बड़ी अच्छी, सनातन धर्म की बहुत अच्छी संस्कृति हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे ऊपर दूसरे देशों के कल्चर का प्रभाव पड़ा है, हम बिल्कुल पूरा तुर्रम खान बन चुका है। थोड़ी बहुत कसर जो ही ना वो अब खत्म हो चुकी है। सही बात तो यह है, हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव भी ऐसा आदमी को पड़ेगा, उनकी भी गलती ना है, संपर्क में तो हम आया उनके। एक तो यहां पड़ा था यूरोपियन शैली, एक शैली का नाम है यूरोपियन, एक शैली का नाम क्या है, यूरोपियन। एक दूसरी आएगी मुगल। कौन सी आएगी, मुगल। यूरोपियन को मतलब अंग्रेज, और अंग्रेजन को कल्चर तुमको पता ही है पहले भी कैसे और आज भी कैसे है, जानो ही हो। बात कल्चर की हो रही है, बहुत अच्छा कल्चर है उनको, ऐसा कल्चर सबको ही होना चाहिए। अंग्रेजों के कल्चर की बात कर रहे हैं। यूरोपियन कल्चर, मुगल कल्चर, इन सब का हमारे ऊपर क्या पड़ा था, प्रभाव। प्रभाव कैसे पड़ा था, इधर तो थी भाई साहब दिल्ली, इधर हुआ करता था जयपुर,
और हम आगा बीच में, और जब बीच में आवे तो आदमी मरे ही मरे भाई साहब, बचे ना आए, क्योंकि ये तो आते हुए भी नमस्ते करेंगे, जाते हुए भी नमस्ते करेंगे। हम एक बार इग्नोर कर देंगे, 2 बार कर देंगे, तीसरी बार तो हमको भी करना पड़ेगा। बात ये है, दिल्ली में रहते थे मुगल, दिल्ली में रहते थे अंग्रेज। अंग्रेजों का जो केंद्र बिंदु राजस्थान में बना था वो बना था अजमेर। यहां मुगल भी हैं और अंग्रेज भी हैं। अगर मुगलों की रिश्तेदारी आपको पता है जयपुर में, अंग्रेजों का केंद्र आपको पता है अजमेर में था, दोनों पास पास के क्षेत्र है। अब मान लो अकबर अपने सासरा में आएगो, कहां आएगो? सासरा में, और ससुराल में तो आनो पड़ेगो, ससुराल है तो जानो पड़े, आनो पड़े। तो आएगो तो रस तो भाई साहब हमारे ही हो रहे, अलवर होके निकलेगो, अलवर होके निकलेगो तो हम वह देखेंगे जैसे रंग में ढंग में रहेगा वो, चलो वो तो ठीक ठाक रहेगो। लेकिन मुगल वंश में बहुत राजा आएगा, पटोक डाल की कमी ना रहेगी। एक वो भी आएगो मोहम्मद शाह, जो को नाम ही रंगीला है, व्याख्यान करवा की तो जरूरत है ना है। वो आदमी भी आएंगे, वो भी जयपुर जाएंगे, रिश्तेदारी तो उनकी भी जयपुर में ही है। अब वो जाएगा तो उनकी एक्टिविटी तुमको पता, उनके बारे में तो सुन रखी थी। मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा पागल बादशाह हुआ करता था, दिल्ली दरबार में जाया करता था, नग्न हो जाता था दरबार के अंदर। जब वो दरबार में ऐसी हरकत करो तो जयपुर आओ, जब हो सके यहां भी करते हुए। अब हम देखेंगे तो सही, और जब हम देखेंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा। सत्यता है, जैसा आदमी देखता है उसकी मानसिकता वैसी होती है। आप महाभारत देखिए, कृष्ण लीला देखिए, रामायण देखिए, आपके मन के विचार वैसे ही हो जाएंगे। और आप पुष्पा देखिए फिल्म, समझ में आ रही है बात? विचार तो चेंज होते ही होते। तो भाई साहब ये इधर जाएंगे, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इधर से वापिस ये आएंगे, फिर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दिन खराब आ गए हमारे, हमने खूब कंट्रोल किया अपने आप को इनकी संस्कृति को ना ग्रहण करने के लिए। लेकिन एक हमारे भी शासक हुआ था विनय सिंह, ये भी भाई साहब मोहम्मद शाही था, पूरा तगड़ा आदमी था। इसकी घरवाली का नाम आपको पता है? या की घरवाली तो सब दुनिया जाने, क्या नाम था? पहले राजा अपनी रानियों को प्रसन्न करने के लिए 5-5 मंजिला इमारत बना दिया करते थे, और एक और ना बनावा, यहां बना के छोड़ दी, अब दूसरी बना दी। जनता का पैसा हुआ करता था। विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए एक महल बनवाया था, आपको पता हो तो? नहीं पता क्या? कौन सा बनवाया था? शीली सेड में शाही पैलेस के नाम से बनवाया था उसको, जो झील पर बना हुआ है। आज जो आरटीडीसी की उसमें होटल चल रही है, ये अब तो होटल है, पहले शीला को महल हुई। कमाल के आदमी हुआ करते थे। जब तुम सोचो घरवाली के लिए महल बनवा सके तो भाई साहब आदमी तगड़ो, यही भी सलाम है इसको भी। नहीं रहे बेचारे अब तो। अपनी चित्र शैली में इस आदमी के समय 2-3 काम हुए थे। एक तो गुलिस्ता आदमी था, गुलिस्ता, जिसने चित्रों की बड़ी चित्रशाला बनाई थी, 17 तरह के चित्र बनाए थे, वो भी इसके समय हुआ था। अगर दूसरी बात की जाए तो इसमें एक ही बात आती है, इसका जब प्रश्न पूछा गया था आज तक, तो वो पूछा गया था वैश्याओं के या फिर गणिकाओं के। राजस्थान में जहां भी मास्टर पढ़ाता होगा ना, अपनी शैली आती होगी तो एक बार तो बढ़िया ढंग से पढ़ाता होगा। हमारा नाम चल रही पूरा राजस्थान, बड़ा गौर से पढ़े हमको। एकमात्र चित्र शैली जिसमें सर्वाधिक वैश्याओं के गणिकाओं के चित्र पाए गए हैं, बनाए गए हैं, तो उस शैली का नाम है अलवर शैली। कौन सी है? इस शैली के अंदर काम शास्त्र के चित्र भी बने थे। ध्यान रखना, अपना जो काम है ना सबसे अलग है। इतना ही याद रखना है, जो चित्रकार थे जिन्हें बनाए थे उनको जरूर याद रखना है। हो सकता है राजा को मत रखो आप, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी महान हस्तियों को तो हम देखेंगे जिन्होंने हमारा नाम किया है। एक आदमी का नाम था गुलाम अली, गुलाम अली। एक का नाम था बलदेव, एक का नाम था पप्पू। जिनका नाम से ही पता लगो मोकू, तो मैंने जब किताब में पहली बार पप्पू लिखो देखो ना अलवर शैली में, जब मैं समझ गो काम तो गड़बड़ी है, मामला ठीक तो है ना है। बाकी कहीं पप्पू ना मिले, राजस्थान में पूरा में यहां मिल जावे, किताबन में नाम मिल जावे, बलदेव मिल जावे, गुलाम अली मिल जावे।
तो ये यहाँ के चित्रकार रहे थे। इस शैली से संबंधित 3 बात याद रखनी है, ज्यादा लोड लेना नहीं है। कि आपको याद रखना है यूरोपियन और मुगल शैली का प्रभाव जो पड़ा है राजस्थान की कौन सी शैली पर पड़ा है? अलवर शैली पर। किस पर पड़ा है? अलवर शैली पर। अलवर शैली की अगर बात करें तो आरंभ किसके समय माना जाता है? बख्तावर सिंह। मूलतः आरंभ किसके समय मानते हैं? प्रताप सिंह। स्वर्ण काल किसके समय मानते हैं? विनय सिंह के समय। विनय सिंह के समय सर्वाधिक चित्रों की संख्या में श्रृंखला में 17 चित्र बनाए थे, इतना आपको याद रखना है। तो इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इसमें सर्वाधिक चित्र किसके बने हैं, तो वैश्याओं के, गणिकाओं के चित्र बनाए गए। और यहाँ के जो पेंटर हुआ करते थे, अपनी शैली की जो महान विभूतियां हुआ करती थी, उनका नाम है भाई साहब गुलाम अली, बलदेव और पप्पू। इतना याद रखना है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। अपनी 2 शैलियां हैं, अभी हमने जयपुर बताई, अलवर बताई है, और इसी ढूंढाड़ की एक शैली है शेखावटी को फ्री कर देते हैं। देखो यहां कोई राजा का नाम तो पर्टिकुलर मिलता नहीं है कि शेखावटी एक क्षेत्र हो गया शेखावटी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शेखावटी का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है 15वीं सदी में। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में। एक चीज काम की है, यहां जो पद्धति चलेगी जिसका नाम है अरायस पद्धति, इसी को कहते हैं पणा पद्धति। पणा, इसी को कहते हैं आला गीला। यह पद्धति पुलिस में कई बार पूछी गई है। इसके अलावा तो और बात मैं आपको बताऊंगा। ये अपने यहां आई थी, जो ये आई थी इटली से। हमने राजस्थान में ये कला को कहां से मंगवाया है? इटली से। ये कला होती क्या थी? अरायस पद्धति, पणा पद्धति, आला गीला पद्धति 3 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में? 3 भागों में। एक भाग होता था इसका जिसको कहते थे फ्रेस्को, फ्रेस्को बुनो पद्धति। दूसरा इसका पार्ट होता था जिसका नाम था फ्रेस्को सेको पद्धति। तीसरा इसका जो पार्ट होता था वो होता था साधारण पद्धति। कितने भागों में बट रही है? 3। इसका जो हेड मिस्त्री हुआ करता था उसको चितेरे कहा जाता था। क्या कहते थे? चितेरे। और चितेरा जो यहां हुआ करता था, चितेरा, अगर बात करें चितेरे की, तो यहां एक आदमी था जिसका नाम था बालू राम, और बालू राम जाति से था कुम्हार। दूसरा आदमी था जिसका नाम था तनसुख। क्या नाम था? तनसुख। 2 आदमी याद रखने हैं, इनको समझना है। इन पद्धति का जो भारत में सर्वाधिक स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल यानी कि आला गीला पद्धति या अरायस पद्धति या पणा पद्धति जो इटली से आई हुई है, इसका भारत में सर्वाधिक विकास, पूरे भारत की बात करें, राजस्थान में तो कुछ रियासत की बात नहीं है, शेखावटी क्षेत्र की बात है, तो भारत में नाम आता है जहांगीर। क्या नाम आता है? जहांगीर। और दूसरे का नाम आता है शाहजहां। इनके काल को इसका स्वर्ण काल या सर्वाधिक विकास वाला काल कहा जाता है। अब इसको समझना ही है क्या, अरायस पद्धति होती क्या थी? अरायस पद्धति का दूसरा नाम है पणा पद्धति, और तीसरा नाम इसी को कहते हैं आला गीला। मतलब नाम से ही पता लग रहा है बात आला और गीला की हो रही है। आलो छोटो भाई है, गीलो बड़ो भाई है। तो याद रखना है, आला गीला पद्धति, अरायस पद्धति, पणा पद्धति, ये जो पद्धति आई है, ये पद्धति अपने देश में कहां से आई है? इटली से आई है। कहां से आई है? इटली से। अगर बात करें कि इटली से आई है, इस पद्धति का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, तो एक आदमी है जिसका नाम है जहांगीर और एक का नाम है शाहजहां। इन दोनों मुगल बादशाहों के समय में इस पद्धति का सर्वाधिक विकास हुआ और इस पद्धति का उस समय स्वर्ण काल माना जाता है। यह पद्धति टोटल कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में। कितने में बट रही है? 3 में। एक का नाम क्या है? फ्रेस्को बुनो। दूसरी का नाम क्या है? फ्रेस्को सेको। तीसरी का नाम क्या है? साधारण पद्धति। गौर से समझना, बड़ी काम की पद्धति है, चित्र शैली में बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रेस्को बुनो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है गीली दीवार पर चित्रकारी। गीली दीवार पर चित्रकारी। अब गीली दीवार पर चित्रकारी साहब होएगी कैसे? गीली दीवार के ऊपर रंग कैसे चढ़ेगा? ये उस पर उकेरे जाते थे खुदाई के रूप में।
जैसे हमारे पुराने जमाने में मकान बना करते थे, प्लास्टर हुआ करता था, मुख्य भवन पर कृष्ण भवन को ऐसे प्लास्टर करने के बाद उकेरा जाता था। गांवों के अंदर पानी की टंकियां होती हैं, पानी की टंकियों का निर्माण होता है, सरकारी भवनों का निर्माण होता है, गांव में 4-5 बच्चे पिटोकड़े सब में मिल जाते हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम को चलाने के लिए गीली दीवार पे कुछ भी लिखिया हुए। बात समझ में आ रही है? घना घना विद्वान तो मोबाइल नंबर लिखा हो जैसे सिम सदा ही चालू रहेगी या की। अरे वो दीवार गीली पर आपने लिखा है, ये हमेशा रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। ये सिम तो 4 दिन चल रही है, कंपनी ने बंद कर दी तो कर दी। मतलब आली दीवार के ऊपर, गीली दीवार के ऊपर जो उकेर कर चित्रकारी की जाती थी उसको कहते थे फ्रेस्को बुनो पद्धति। क्या कहते थे? फ्रेस्को बुनो पद्धति। अब एक दूसरा है इसका प्रकार फ्रेस्को सेको, सैसे सेको और सैसे सूखा। बात समझ में आ रही है? सैसे तो सेको और सैसे सूखा, मतलब दीवार के सूखने पर जो चित्रकारी होती थी, ये चित्रकारी होगी दीवार पर ही। अरायस पद्धति, पना पद्धति, आला गेला पद्धति, चित्रकारी जो भी होगी, ये तीनों प्रकार हैं। ये तीनों के प्रकार दीवार की चित्रकारी के हैं। और दीवार की चित्रकारी जिनको हम भित्ति चित्र कहा करते हैं, और भित्ति चित्रों के लिए आपको पता है राजस्थान में कहां प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। शेखावटी में पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो मंडावा पड़ता है, मंडावा, और मंडावा पड़ता है झुंझुनू में। अगर सिंपल तरीके से पूछा जाए कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, तो आपको बताना है शेखावटी। शेखावटी में जगह या स्थान विशेष का नाम पूछा जाए तो आपको बताना है मंडावा। मंडावा कहां पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। तीनों प्रकार फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको, साधारण पद्धति, अगर इन तीनों प्रकारों की बात करें तो मैंने आपको यह तो बता दिया फ्रेस्को बुनो का मतलब होता है गीली दीवार के ऊपर चित्रकारी करना, चित्रों को उकेरना। प्लास्टर हुआ है, दीवार गीली है, उसी समय चित्रों को उकेर दिया, बाद में उनमें रंग भर देंगे अलग अलग तरीके से, तो वो तो होती है फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को सेको का मतलब होता है दीवार का प्लास्टर हुआ है, दीवार को पूर्णतः सूखने दिया है, और सूखने के बाद अब कलरों से, सूखने के बाद उसमें खुदाई तो हो नहीं सकती, उकेरा तो जा नहीं सकता, अब रंगों से चित्रकारी जो की जाएगी उसको कहेंगे फ्रेस्को सेको पद्धति। क्या कहेंगे? फ्रेस्को सेको पद्धति। और तीसरा है साधारण पद्धति। साधारण आप जानते ही, जैसे बनते चित्र, अब जैसे दीवार है कितनी भी प्राचीन है, ये दीवार है चाहे 6 महीने पहले मकान बन गया हो, सूखने का इंतजार नहीं किया हो, कभी भी जब मन किया बना दिया, इसमें सिंपल दीवार पर ही चित्रकारी होती है। साधारण में प्रकार कितने हो गए? 3। गीली दीवार पर चित्र, अब ये दीवार है इसके ऊपर यहां रंग ला करके आप कोई भी चित्रकारी कर लीजिए, साधारण इसी में आएगा। अब साहब सूखो भी तो इसी में आएगा, सूखी दीवार भी तो यही है, लेकिन ये तो अब लेट है, वो उसी टाइम सूखी दीवार का प्लास्टर हुआ, सूखते चित्रकारी करना, वो होता है सूखी दीवार की चित्रकारी। तो आपको याद रखना है फ्रेस्को बुनो गीली दीवार पर, फ्रेस्को सेको की बात करें तो दीवार के सूखने के बाद, सूखने के बाद, ये आपको याद करना है। अगर बात करें साधारण है तो साधारण पद्धति तो आपको रहेगा, नाम से पता लग रहा है, साधारण रूप से। बड़ी काम की चीज है, ध्यान रखना। फ्रेस्को बुनो, अरायस, पना, आला गीला, इसके प्रमुख चितेरे। अगर बात करें दीवार पर जो काम करते थे प्लास्टर का, इनको चितेरे नहीं कहते थे, चितेरे तो ये चित्रकार हैं ही, इनको चेजारा भी कहा जाता था। चेजारा दीवारों के प्लास्टर का जो मिस्त्री काम करता था, अपने मिस्त्री बोलते, इनको क्या कहते थे? चेजारा कहते थे। याद रखना है, प्लास्टर करते वक्त जो काम कर रहा है, प्लास्टर का कार्य कर रहा है मकान में, उस आदमी को क्या कहेंगे? चेजारा कहेंगे। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें, ये तो आपको बता दिया, अगर पूछा जाए कि इसका प्रमुख चेजारा कौन था, तो एक आदमी जिसका नाम क्या है? बालूराम कुम्हार। दूसरा कौन है? तनसुख। क्या नाम है? तनसुख। बालूराम कुम्हार और तनसुख दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। यह पद्धति तो शेखावटी की प्रसिद्ध है। शेखावटी में चित्रकला का जो आरंभ माना जाता है 15वीं सदी से माना जाता है। इसका चरमोत्कर्ष काल जो माना जाता है, जो राजस्थानी चित्रकला का जब रहेगा 17वीं 18वीं, उसी समय इसको माना जाता है। स्वर्ण काल कब रहा तो शादी वही बताना है आपको, 17वीं और 18वीं। आरंभ पूछा जाए तो 15वीं आ जाएगा। इसके अलावा इसमें और है क्या? यही पद्धति है क्या साहब? इसके अंदर और मुख्य बात एक है, इस शैली के अंदर, शेखावटी शैली के अंदर सर्वाधिक बनाए गए थे भित्ति चित्र। और भित्ति चित्रों की हम बात करें तो नवलगढ़ पड़ता है सीकर में, और नवलगढ़ में पाटोदिया की हवेली है, जो शेखावटी की सबसे प्रसिद्ध हवेली मानी जाती है चित्रों के लिए। तो याद रखना है वो कहां पर है? नवलगढ़ में।
और किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। तो शेखावटी चित्र शैली कौन से चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहेगी? भित्ति चित्र, भित्ति चित्र, भित्ति चित्र सर्वाधिक बनाएंगे, इतना याद रखना। भित्ति चित्रों में आपको नाम पूछा जाए तो शेखावटी, और स्थान पूछा जाए तो एक जगह पड़ती है मंडावा। मंडावा पड़ेगा झुंझुनू में। कहां पड़ेगा? झुंझुनू में। मंडावा पड़ता है झुंझुनू में। भित्ति चित्रों के लिए पूछा जाए तो शेखावटी आता है, स्थान पूछा जाए तो मंडावा आता है, मंडावा पड़ेगा झुंझुनू में। तो इतना आपको याद रखना है। शेखावटी शैली से या तो प्रश्न आएगा, नहीं प्रश्न आया तो आपसे या तो पूछेगा भित्ति चित्रों की प्रसिद्ध हवेलियां, या आपसे पूछेगा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध शैली शेखावटी, या आपसे पूछेगा भित्ति चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान तो मंडावा, और यह आपसे पूछेगा आरायस पद्धति, पणा पद्धति या आलागिला पद्धति। इसके प्रकार कितने होते हैं? 3। आपसे यह भी पूछा जा सकता है गीली दीवार पर चित्रकारी करना कौन सी पद्धति कहलाती है? फ्रेस्को बुनो। सूखी दीवार पर करना फ्रेस्को सेको, और साधारण रूप से चित्रकारी साधारण पद्धति कहलाती है। इतना आपको याद रखना है। तो ये अपनी थी कौन सी? शेखावटी। अब अपनी ढूंढार शैली में एक और बची है, नाम मात्र की है। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, उनियारा शैली का नाम क्या है? उनियारा। उनियारा शैली राजस्थान में टोंक जिले से संबंधित है। उनियारा शैली का संबंध राजस्थान के जिस जिले से है उस जिले का नाम क्या है? टोंक। क्या है? टोंक। इतना याद रखना है, टोंक से संबंधित है। अब टोंक से संबंधित रहेगी तो आपको पता है, देखो इधर की साइड में जयपुर है यहां, और इधर की साइड में पड़ेगी बूंदी, और बीच में आएगा टोंक। बात समझने की कोशिश करना। जयपुर में आपको पता है हाथियों के लड़ाइयों के चित्र बने, पशुओं से संबंध बने, इधर पक्षियों के बनेंगे। तो ये तो कन्फर्म है कि दोनों के बीच में आएगी तो प्रभाव तो पड़ेगा। जयपुर शैली का, हाड़ौती शैली का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? उनियारा के ऊपर। पशु पक्षियों का चित्रण बनाया गया है। इसके अलावा जो यहां के चित्र रहेंगे नॉर्मल, राम का, सीता का, भक्त आदमी है पूरा का पूरा, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे यहाँ के चित्रकार। फालतू का चित्र ना बनाओ। हनुमान जी तक के चित्र बनाए गए। कौन सी शैली में? उनियारा। अलवर का तो थोड़ा विशेष आदमी है, नॉर्मल है, कोई ज्यादा नहीं है। उनियारा शैली के बारे में बताया जाता है। जिस शासक के समय की बात करते हैं, विकास हुआ है, उस आदमी का नाम सरदार सिंह बताया जाता है। सरदार सिंह बताते हैं। कुछ किताबें संग्राम सिंह लिख देती हैं। मैंने आपको सरदार सिंह भी बोल दिया, संग्राम सिंह भी बोल दिया, तीसरों कोई बता देना है। अब साहब इनमें कंफ्यूज क्यों चल रहा है? नाम दो दो क्यों बता रहे हो? कल्चर कोई प्रमाणिक तो है नहीं, ऑथेंटिक तो है नहीं। जितना लिखा मिल जाता है वही प्रमाणिक है। संग्राम सिंह लिखा मिला है, संग्राम सिंह ठीक है। सरदार सिंह लिखा मिला है, सरदार सिंह ठीक है। तो उनियारा शैली का सर्वाधिक विकास जो हो रहा है, व्यक्ति का नाम क्या है? सरदार सिंह। क्या है? सरदार सिंह। कुछ किताबें लिख देती है संग्राम सिंह। 2 आदमियों के नाम रखने हैं। चित्र बनेंगे राम सीता हनुमान के, इनके रामायण से संबंधित चित्र बनाए गए थे, इतना याद रखना है। शेखावटी में भित्ति चित्र तो बनाए गए थे। इसके अलावा शेखावटी की एक बात और बता दूं, मुझे याद आ गया। राजस्थान की ये जो शैली है इसको कहा जाता है खुली शैली। अब खुली शैली को मतलब कहीं होवे, यह शैली में भाई साहब ऊंट, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, लैला मजनू, ऐसा चित्र बनाया। अब पूछो जाए कि राजस्थान में साहब हवाई जहाज का चित्र, ये तो तगड़ा आदमी है, वो टाइम हवाई जहाज कैसे देख लियो इनने? बात है ना। लेकिन उस टाइम नहीं बने थे, बाद तक बने, अंत तक बने हैं। हवाई जहाज के चित्र, बैलगाड़ी के चित्र, पानी के जहाज के चित्र, लैला मजनू के चित्र, ये भी कौन सी शैली में बनाए गए थे? शेखावटी। इसीलिए इस शैली को खुली शैली के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? खुली शैली। जयपुर शैली में मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी, बर्तनों के ऊपर चित्रकारी भी होती है। हाथी दांत पर भी चित्रकारी हुई थी जयपुर में। हाथी दांत का मतलब हाथी का दांत है और उसके ऊपर चित्रकारी करना। शिवदान सिंह कोई राजा हुआ था, शिवदान सिंह, उसके समय बताया जाता है ऐसा किया गया था। तो वो तो नॉर्मल बातें जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज उन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट जो अपनी चल रही थी, मैंने बताया था उनियारा। उनियारा में सरदार सिंह, संग्राम सिंह याद रखना। उनियारा पे जो प्रभाव पड़ा है जयपुर और कोटा बूंदिया इनके हाड़ौती का पड़ा है, इतना ध्यान रखना है। मालवा क्षेत्र का पड़ा है। राम सीता और हनुमान के सर्वाधिक क्या बनाए गए हैं? चित्र बनाए गए। अब अपने पास एक ही शैली बची हुई है जिस शैली का नाम है हाड़ौती। क्या नाम है? हाड़ौती।
हाड़ौती शैली में हमको दो शैलियां पढ़नी है। हाड़ौती शैली, देखो हाड़ौती शैली की बात करें तो हाड़ौती शैली में हमको एक तो पढ़नी है बूंदी, एक तो क्या पढ़नी है बूंदी, और दूसरी जो हमको पढ़नी है कोटा। बूंदी और कोटा, बूंदी और कोटा, इन दो स्थानों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नंबर लेंगे बूंदी का, तो बूंदी को देखते हैं पहले, यानी कि आपसे यहां मैं लिख देता हूं बूंदी चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली। और बूंदी चित्र शैली की अगर बात करते हैं तो इस शैली की बात क्या है, किसके समय आरंभ हुई थी, कौन से विषय बनाए गए थे, कौन से रंगों का प्रयोग हुआ, कौन चित्रकार रहे थे, ये चीजें पढ़नी है, सब में पढ़ते आए। एक आदमी है जिसका नाम है सुरजन सिंह हाड़ा, आदमी का नाम क्या है सुरजन सिंह हाड़ा। किताबों के अंदर नाम मिलता है कि एक व्यक्ति हुआ था बूंदी में जिसका नाम था सुरजन सिंह हाड़ा। और सुरजन सिंह हाड़ा, आपको यह तो पता होगा कोटा और बूंदी में हाड़ा शासकों का क्या था, राज हुआ करता था। तो इतना याद रखना है, आदमी का नाम क्या था सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा के समय इस शैली का क्या माना जाता है, आरंभ माना जाता है। आरंभ मतलब शुरुआत, बूंदी चित्र शैली की शुरुआत जो हुई है, व्यक्ति का नाम क्या है सुरजन सिंह हाड़ा। अगर पूछा जाए इस शैली का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल, तो स्वर्ण काल में आपको नाम बताना है उम्मेद सिंह। क्या नाम बताओगे, उम्मेद सिंह। बूंदी शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो उम्मेद सिंह के काल को माना जाता है। व्यक्ति का नाम क्या है उम्मेद सिंह, क्या नाम है उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के काल को बूंदी शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, इतना याद रखना। क्यों माना जाता है, इसने क्या किया था, उम्मेद सिंह ने बूंदी में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। चित्रशाला क्या होती है, जिसमें बहुत सारे चित्रों बनाए गए थे, उनका निर्माण किया गया था, उनका रखरखाव के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला जो प्रयास किया था इस शैली में वो किसने किया था, उम्मेद सिंह ने। तो यानी कि उम्मेद सिंह ने यहां जो निर्माण करवाया वो निर्माण किसका करवाया, चित्रशाला का। बूंदी में क्या बनवाई, चित्रशाला, याद रखना बूंदी में चित्रशाला का निर्माण। तो चित्रशाला का निर्माण जब आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है किसने करवाया, उम्मेद सिंह ने। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है, इसे भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं, स्वर्ग, ध्यान रखना, यानी कि स्वर्ग कहते हैं। ये लीजिए, जो चित्रशाला का इसने निर्माण करवाया इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। व्यक्ति का नाम क्या है, उम्मेद सिंह। क्या नाम है, उम्मेद सिंह। अब बात है कि बूंदी में चित्र किस किस के बने थे। एक चीज तो यह याद रखनी है, पशु पक्षियों से संबंधित चित्र बनेंगे, पेड़ पौधों से संबंधित बनेंगे। तो एक रंग तो कन्फर्म आएगा, पेड़ों में कौन सा रंग होता है, हरा होता है, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो याद रखना है यहां जो रंग का प्रयोग हुआ है, हरा, लाल, सफेद, इन रंगों का प्रयोग हुआ है। और ये जो रंग है, रंग का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक चित्र में कई प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था और कई प्रकार के रंगों का होता था, तो लगभग कोई ऐसा चित्र होता है जिसमें सभी प्रकार के रंग भी आ जाते हैं। तो ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है, पर फिर भी आप याद रखना। अब यहां चित्र किसके बनेंगे, पशु पक्षियों के। किसके बनेंगे, पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र। पक्षियों के सर्वाधिक चित्र राजस्थान की कौन सी शैली में बनाए गए थे, तो आपको बताना है बूंदी शैली में बनाए गए। किसमें बनाए गए, बूंदी शैली में बनाए गए। इसके अलावा राज दरबार के चित्र बनेंगे, राज दरबार। राज दरबार लगभग जगह बन जाता था, जयपुर में भी राज दरबार के दृश्य बनाए, उनियारा में भी बनाए गए थे राज दरबार के दृश्य, ध्यान रखना। तो राज दरबार के चित्र बनेंगे, पशु पक्षियों के चित्र बनेंगे। इसके अलावा और क्या है इस शैली में, एक अंग्रेज को अपनी पत्नी के साथ पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। ये लो साहब, राजस्थान की कौन सी शैली में अंग्रेज पति पत्नी को यानी कि दंपति को पियानो बजाते हुए दिखाया गया है, तो आपको बताना है कौन सी आएगी, बूंदी। कौन सी आएगी, बूंदी शैली आएगी। तो याद रखना पशु पक्षियों के चित्र बनेंगे इधर, बूंदी में भित्ति चित्र भी बनाए जाएंगे,
चित्रशाला मैंने बताया आपको, निर्माण किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने। इसे क्या कहेंगे? स्वर्ग कहा जाता है। कहां बनवाई थी? बूंदी में बनवाई थी। आरंभ किसके समय हुआ? सुरजन सिंह हाड़ा के समय हुआ, इतना याद रखना है। और स्वर्ण काल किसका काल को कहते हैं? उम्मेद सिंह के काल को कहते हैं। पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र, राज दरबार के दृश्य और एक अंग्रेज को अपनी पत्नी के साथ पियानो बजाते हुए कौन सी शैली में दिखाया गया है? बूंदी शैली में दिखाया गया है। बूंदी के साथ साथ ही छोटा आता है दूसरा सा, नाम मात्र की शैली, ज्यादा बड़ी नहीं है। अब कौन सा आएगा? कोटा। कौन सा आएगा? कोटा शैली। अगर बात करें कोटा शैली की तो याद रखना, कोटा शैली की अगर बात करेंगे तो आदमी का नाम उम्मेद सिंह आएगा और एक किताब बताती है भाव सिंह हुआ था। उम्मेद सिंह या भाव सिंह, मैं आपको दोनों बता देता हूं। सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ेगा, एक आदमी का नाम है उम्मेद सिंह और एक का नाम है भाव सिंह, यह ध्यान रखना है। ये दो आदमियों का नाम आपको याद रखने हैं। इनके समय इसका विकास हुआ है। इस शैली की मुख्य विशेषता एक ही है कि कोटा का एक राजा हुआ था जिसका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह। और भीम सिंह के समय इस शैली पर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। इतना याद रखना है कि कोटा शैली पर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव, वैष्णव संप्रदाय को मैंने बताया था आपको नाथ द्वारा में भी पढ़ा था, और वैष्णव संप्रदाय का मैंने दूसरा नाम बताया था पुष्टि संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव कोटा शैली के ऊपर किस राजा के शासन काल में पड़ा है? तो नाम बताना, भीम सिंह। कौन सा राजा आएगा? भीम सिंह के काल में वैष्णव संप्रदाय का क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। कौन सी शैली के ऊपर? कोटा शैली के ऊपर। किसके ऊपर पड़ा है? कोटा शैली के ऊपर। इसके अलावा यहां क्या है? यहां की मुख्य विशेषता शिकार के दृश्य हैं। सर्वाधिक इस शैली में क्या दिखाए गए? शिकार के दृश्य। और शिकार के दृश्यों में हम बात करते हैं तो राजस्थान की यह ऐसी शैली है जिसमें राजा के साथ रानी को शिकार करते हुए दिखाया गया है। लो भाई साहब, तगड़ा आदमी, अकेलो तो जाओ और ना शिकार करवा, कौन साथ लेके जाओ? घर वाले साथ लेके जाओ। इसकी खास बात ये है, बाकी पशु पक्षियों के चित्र भी बनेंगे, भित्ति चित्र भी बनेंगे, तो नॉर्मल बात है, बूंदी से प्रेरणा मिलेगी इसको। भीम सिंह के समय वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव, इतना आपको याद रखना है। एक जो ये याद रखनी है, संप्रदाय कौन सा है? वैष्णव। राजा कौन सा था? भीम सिंह। इनका विकास स्वर्णकाल किताबें बताती हैं कि कुछ किताब कहती है उम्मेद सिंह, कुछ कहती है भाव सिंह। मैंने आपको दोनों बता दिया, उम्मेद सिंह भी बता दिया और दूसरा क्या बता दिया? भाव सिंह। याद रखना है, कोटा शैली ढूंढाड़ की उपशैली थी। इसमें शिकार के दृश्य सर्वाधिक बनाए गए हैं और शिकार के दृश्यों में भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ राजा के साथ रानी को क्या करते हुए दिखाया गया है? शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो चित्र शैलियों की बात अपनी अब तक हुई है, मैंने आपको बताई है। लगभग अपनी क्लासें 4 क्लास तो लगी गई है, ये मान लीजिए। और चित्र शैलियों की जो क्लास लगाई है इसके लिए आपने पढ़ा भी होगा। और जो पहले शुरुआत के दिन जो मैंने चालू की थी चित्र शैली, उसमें जो मैंने आधी पौन घंटे तक पढ़ाया था, उसको जरूर अगर आपको मिले तो दोबारा रिपीट करना है। याद हो, आपने लिखा हो जितना मैटर करवाया था, तो वो बड़ी काम की चीज है। पिछले एग्जाम्स के अंदर जो आया था, पूछा गया है, उसमें मैंने आपको बारीकी से सारी चीजें बताई है, तो वो आपको जरूर देखनी है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। छोटू है क्या इधर? आ रहा, 1 मिनट। इसको रोक करके दोबारा सिस्टम चालू कर दे, नया टॉपिक।